हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट। टॉपिक कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। यूनिट 2 करना है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस। तो ये कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन है क्या? सबसे पहले तो ये इसके अंदर हम एंटिटी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, यानी कंपनी और ओनर दोनों डिफरेंट है कानून की नज़र में। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यानी अकाउंट को पीरियोडिकली बनाना है। एक्रुअल कॉन्सेप्ट, जो खर्चा हुआ वो बताना है, जो इनकम हुआ वो बताना है। पैसा आया गया वो नहीं बताना, कि खर्चा हुआ एक अलग चीज है, पैसा दिया एक अलग चीज है। खर्चा हुआ 1 लाख का, मगर हम उसको 10,000 ही दे रहे हैं या 50,000 दे रहे हैं, बाकी का पैसा बाद में दे रहे हैं। तो खर्चा तो 1 लाख का ही है, पेमेंट 50,000 होगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जो खर्चा हुआ है वो बताना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, आपका इनकम और एक्सपेंस मैच होना चाहिए। गोइंग कंसर्न, यानी अज्यूम करते हैं कि कंपनी कई सालों तक चलेगी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे खर्चा वगैरह के बारे में बात करना है आपको। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, आपका एसेट जब बिकता है उसको उसी वक्त शो करे, उसके पहले कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जब एसेट सोल्ड होगा तब। ड्यूअल एस्पेक्ट यानी डबल एंट्री। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म, यानी आप खाली कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं बताए फ्यूचर के बारे में, यानी प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों चीजें बताएं। कंसिस्टेंसी, जो भी अकाउंट फॉलो कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें। मटेरियलिटी, आपका जो मटेरियल है, आपका जो एसेट्स है उसके बारे में। तो ये नॉर्मली छोटा सा यूनिट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन का। इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और to avoid confusion and to achieve uniformity, accounting process applied within the conceptual framework of GAAP, इसको हम गैप बोलते हैं। ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बनाते हैं। तो एक फाउंडेशन है, वो चाहते हैं कि अकाउंट के अंदर यूनिफॉर्मिटी हो, यानी कहीं पे भी अकाउंट बनाया जाए वो एक सेम हो, अलग अलग अपना रूल अप्लाई नहीं करे। तो ये एक फाउंडेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, समझो। तो ये रूल बनाते हैं और ये रूल सबको कॉमनली फॉलो करना होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये आपको डिफाइन करता है कि assumption on the basis of which financial statement of business entity are prepared, यानी जो भी स्टेटमेंट बनेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपका गैप के रूल के हिसाब से ही बनना चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल assumption. They must be simple. They must follow consistently. They should be able to reflect future prediction. They should be informational for the user. User के लिए informational हो, उसको समझ में आवे। Accounting convention. Accounting convention emerge out of the accounting practice commonly known as accounting principle, यानी रूल है, प्रिंसिपल है, गैप बनाते हैं, उसके हिसाब से ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनते हैं। अभी जो हमने ग्राफ में देखा था वही चीज के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट था एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटरप्राइज सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी कंपनी और कंपनी का ओनर कानून के नजर में दोनों सेपरेट है, अलग है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, only those transactions which can be measured term of money are recorded. जो पैसे में काउंट कर सकते हैं वही रिकॉर्ड करें। इमोशनल ये सब चीजें नहीं रिकॉर्ड हो, खाली पैसे के बारे में है तो ही रिकॉर्ड करें। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, यानी आपका जो काउंट है वो शुड बी प्रिपेयर आफ्टर एवरी पीरियड एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी। एवरी पीरियड यानी आप जो साल के एंड में फाइनल अकाउंट बनाते हो, हर साल बनाते हो। ऐसा नहीं कि कंपनी चल रही है 10 साल से, तो जब 10 साल के बाद कंपनी बंद हो तब नहीं बनाना, हर साल बनाना है इसको।
नेक्स्ट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट मींस रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट. रेवेन्यू यानी जो पैसा कमाया हमने वो, चाहे सेल्स करके चाहे इंटरेस्ट के रूप में, वो कॉस्ट जो भी खर्चा हुआ वो, एज दे अर्न और इनकर्ड नॉट एज ए मनी रिसीव्ड और पेड. जो खर्चा हुआ वो बताएं, पैसा आया गया वो नहीं बताएं. जो आपने सेल्स किया, 1 करोड़ का सेल्स किया, अच्छी बात है, मगर उसमें कुछ उधार भी रहा होगा, यानी 1 करोड़ का पूरा पैसा तो नहीं आया. तो आप बोलेंगे 10 लाख आया, तो आप 10 लाख सेल्स नहीं बता सकते, आपको सेल्स 1 करोड़ ही बताना है. हाँ, 10 लाख कैश बताना है और 90 लाख आपको क्रेडिट उधार का बताना है, मगर शो करना है. मैचिंग कॉन्सेप्ट, आपका रेवेन्यू यानी इनकम और एक्सपेंस क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए. गोइंग कंसर्न विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन इन द फ्यूचर, यानी बिजनेस चलते रहेगा आपका. कॉस्ट कॉन्सेप्ट, द वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, यानी जब आपने परचेज किया था वो बेस से कैलकुलेट करना है आपको. भले वो आपने 10 साल पहले परचेज किया होगा, वहां के अमाउंट से ही कैलकुलेट करना है. एक्विजिशन यानी परचेज को बोलते हैं बच्चों. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, any change in value of an asset is to be recorded only when the business realizes it. assets का कैलकुलेशन तभी होगा जब उसे बेचना हो. realizes यानी बेचना हो तभी, पहले कोई चेंजेस हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी अपना डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट. एवरी ट्रांजेक्शन हैव 2 इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट. Conservatism, this concept states that the accountant should not anticipate any future income, however they should provide for all possible losses. यानी खाली फ्यूचर में प्रॉफिट है ये नहीं है, आपको लॉसेस के बारे में भी ध्यान देना है. दोनों चीजें शो करनी है आपको. कंसिस्टेंसी, अकाउंटेंट शुड फॉलो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली. जो गैप आपकी पॉलिसी बनाती है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें, अपना खुद का रूल नहीं लगाना. नेक्स्ट इज मटेरियलिटी. मटेरियलिटी के अंदर आपको वही इंफॉर्मेशन दिखाना है जो रिलेवेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, किसके लिए, यूजर्स के लिए. तो वही चीज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको शो करना है. तो ये आपके मेन कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल बोलो, कन्वेंशन बोलो. नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में 3 ही चीजें काउंटेबल है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड टू असर्टेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एंड टू कम्युनिकेट विद इंटरेस्टेड यूजर ग्रुप. यानी आपका जो भी कंपनी का परफॉर्मेंस है वो आप अपने अकाउंट में बताइए, ताकि जिससे भी आपको कम्युनिकेट करना हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, जो भी बंदा आपसे अगर डिटेल मांगे, कम्युनिकेट करे, तो आप उसको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रखो. तो इट कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड रहता है, इसलिए आप किसी से भी डायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, किसी से, यानी जो इंटरेस्टेड पर्सन है. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, आपके अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी, रिलेवेंस होगा, बुक से रिलेट होगी आपके अकाउंट से, रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद होगा, कंपैरेबिलिटी आप कंपेयर कर सकते हैं, मटेरियलिटी, फेथफुल एंड रिप्रेजेंटेशन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, न्यूट्रलिटी, प्रूडेंस, फुल फेयर एंड एडुकेट डिस्क्लोजर, यानी सब ईमानदारी से हो. सो बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल में इतना ही है, और एंड में आप देखेंगे तो थोड़ा सा ट्रू फॉल्स दिया हुआ है. ट्रू फॉल हर चैप्टर में उन्होंने दिया हुआ है, तो एक बार पढ़ लेंगे तो आइडिया आएगा, क्योंकि आपको ट्रू फॉल विद रीजन लिखना है. तो रीजन मैक्स टू मैक्स 2 लाइन के अंदर ही लिखें. अभी इनका क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट हेल्प इन कीपिंग बिजनेस अफेयर फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सनल अफेयर ऑफ द ओनर इज नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट. अब मैचिंग कॉन्सेप्ट में तो अपन रेवेन्यू और एक्सपेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ और ही बता रहा है. तो ये आंसर क्या होगा बच्चों, आपका फॉल्स होगा, क्योंकि अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट हम एक्सपेंस और रेवेन्यू को बारे में बात करते हैं. तो रीजन ओन वर्ड में लिखे, मगर 2 लाइन में रीजन जरूर लिखे. सेकेंड है एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स दैट द एंटरप्राइज इज लायबल टू द ओनर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर.
तो एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमने बोला था कि भाई ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट है, ठीक है। अब एंटरप्राइज यानी कंपनी इज लायबल, देना है उसको, क्या देना है, ओनर को पैसा देना है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सिंस द ओनर इन्वेस्टेड कैपिटल ही हैज क्लेम ऑन द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइजेस, यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो मालिक को ही दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों। So third, accrual means recognition as money is received or paid and not of revenue and cost as they are earned or incurred. यानी accrual basis में आप पैसे received हो या paid हो वो लिखते हो, not यानी revenue cost नहीं लिखते हो, तो ये गलती है। accrual में हम यही लिखते हैं, revenue cost लिखते हैं, पैसे के बारे में हम बात नहीं करते। So this statement is false. रीजन ध्यान से लिखना है आपको, दोनों रीजन बताना कि एक्रूअल में होता क्या है। एक्रूअल में आप when they occur not as cash or cash equivalent is received paid and they are recorded in the accounting record and report in the financial statement of period to which they relate. तो जब हुआ है वो बताओ, पैसे के बारे में वो इंफॉर्मेशन वैलिड नहीं है एक्रूअल के अंदर। नेक्स्ट है conservatism concept state that no changes should be counted unless it has materialized. तो बच्चों ये तो रियलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, आंसर फॉल्स हो गया। द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टेट दैट नो चेंजेस शुड बी काउंटेड अनलेस इट हैज अ मटेरियलाइज, यानी जब आपको बेचना है तब काउंट होगा। ये रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म का नहीं। Fifth, the concept of consistency implies non-flexibility as not to allow the introduction to improved method of accounting. तो ये भी आंसर क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। The concept of consistency does not imply non-flexibility as not to allow the introduction to improved method of accounting. तो यहाँ पे वर्ड डालना है आपको बस, does, यहाँ पे देखो implies बोला था, यहाँ पे does not बोलना है बस। Next है materiality depend only upon the amount of item and not upon the size of business, nature and level of information, level of person making the decision, etc. तो ये भी false है आपका। As per the materiality principle, all the item having significant important economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statement. Next is accrual basis of accounting is the method of recording transaction by which revenue, cost and assets and liability are reflected in the account in the period in which actual receipt or actual payment are made. ये भी false है, क्योंकि accrual basis में आपको पैसे के बारे में नहीं देखना है, जो खर्चा हुआ, जो इनकम हुआ वो बताना है। तो ये जो actual कैश रिसिप्ट और पेमेंट हम लोग कैश बुक में लिखते थे, तो ये कैश बेसिस के अंदर आता है, एक्रूअल बेसिस के अंदर नहीं आता है। तो ये आंसर भी आपका फॉल्स है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, जहां पे इनकम और एसेट जो भी है, एक्चुअल पैसा आया, एक्चुअल पेमेंट गया, तो आप कैश बेसिस में लिखते हो, ना कि एक्रूअल में। तो बच्चों होप सो आपका यूनिट 2 भी क्लियर हुआ रहेगा, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।